अब मैं आपको बताता हूं 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि एक्चुअली में तो ये स्टेबल है, मतलब अगर सिस्टम को हम ऐसा ही रखा रहने दें तो ये ऐसा ही रखा रहेगा। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। कोई भी तीनों स्टेट देख लें आप, अगर हम आपको ऐसे ही छोड़ दें तो ये ऐसे ही रहेंगे, तो इसका मतलब दे आर इन इक्विलिब्रियम। बट स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, अगर हम इस बॉल को इस स्फीयर के अंदर थोड़ा सा भी पुश कर दें या इधर ला दें या यहीं पे ला दें, कहीं पे भी कर दें, ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, इसके अंदर क्या होता है, अगर हमने जरा सा भी इसको यहां पे कर दिया तो ये नीचे फॉल डाउन हो जाएगा, ये वापस अपनी जगह पर नहीं आएगा। सो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर जगह अपनी सेम अटेन नहीं करता, बट अगर हमने थोड़ा सा पुश करा तो ये यहां पर आ जाएगा, बट इसके अंदर कुछ चेंज नहीं होगा। इसकी ना कहीं पर भी जाने की टेंडेंसी होगी ना कुछ होगा। इसको हम जहां पुश कर देंगे ये वहीं पे रहेगा। अब यहां पर अगर हम पुश करते तो इसकी टेंडेंसी होगी वापस आने की, अगर यहां पे पुश करते तो ये तो नीचे ही चला जाएगा। सो दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अभी हमने देखे कि 3 टाइप के इक्विलिब्रियम्स होते हैं। नाउ ये जो 3 टाइप के इक्विलिब्रियम्स होते हैं, हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा इक्विलिब्रियम है और क्या है। नाउ फॉर सीइंग दैट, नाउ वी देखते हैं कि किस तरीके से पता चल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्विलिब्रियम के केस के अंदर मीन पोजीशन पे, ठीक है, एफ नेट एट द मीन पोजीशन विल बी 0 इन ऑल द 3 केसेस। स्टेबल में भी 0 होता है, अनस्टेबल में भी 0 होता है, न्यूट्रल में भी 0 होता है, तभी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है ना, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस के अंदर क्या होता है कि जब भी हम, लेट अस सपोज स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस क्या है कि ये है, और इसको अगर हम जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस के अंदर अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें, अपनी पोजीशन से थोड़ा ऊपर कर दें, तो डिस्टर्ब पोजीशन के अंदर जो एफ नेट आती है, ठीक है, जैसे ये नीचे mg इसके ऊपर फोर्स लग रही है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, एफ नेट, दिस विल बी द एफ नेट, ठीक है। तो जो नेट फोर्स है इस बॉल के ऊपर, दैट विल बी टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर ये कंडीशन होती है। अनस्टेबल के अंदर क्या होगा, एफ नेट विल बी अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, दिस इज द अनस्टेबल पोजीशन, और अगर हम इसको जरा सा डिस्प्लेस कर दें तो एफ नेट कहां आती है, इस डायरेक्शन में, यानी अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस के अंदर तो क्या होता है कि तब भी अगर हम डिस्प्लेस भी कर देते हैं तब भी एफ नेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ d2u by dr स्क्वायर इज पॉजिटिव। इसका क्या मतलब होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस के अंदर एक्चुअली में क्या होता है, अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जो इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम का, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का जो ग्राफ्स होते हैं, उस केसेस के अंदर क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर केस के अंदर अगर ये डिस्टेंस r है एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी u, ठीक है। सो द पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो इसकी जो मीन पोजीशन होती है, उस मीन पोजीशन पे एज कंपेयर टू इट्स नेबरिंग पॉइंट्स, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है, ठीक है। ये भी आप आगे ग्राफ्स में देखेंगे। तो जो मिनिमम होता है, ठीक है, ये होता है एट द स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये जो मिनिमम होता है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल du by dr शुड बी इक्वल टू 0, यानी ये क्या होती है, du by dr होता है f, दिस इज द फोर्स, ठीक है। f इज इक्वल टू du by dr, जैसे मैंने आपको बताया था u इज इक्वल टू f डॉट dr होता है, ठीक है। सो du इज इक्वल टू f डॉट dr होता है, तो दैट मीन्स f इज इक्वल टू du by dr, यानी द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, दिस इज द स्लोप, द स्लोप विल गिव अस द वैल्यू ऑफ f, और इस टाइम पे स्लोप क्या है, स्लोप इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि f इज इक्वल टू 0। ये तो नेसेसरी कंडीशन हमने देखा था, ये होती है, एफ नेट इज इक्वल टू 0 एट दिस पॉइंट, ठीक है, एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब उसके बाद यहां पे एफ नेट 2 पॉइंट पे हो सकती है, या तो मिनिमा पे या फिर मैक्सिमा पे, ठीक है ना। अगर कर्व कुछ ऐसा है तो यहां पे भी हो सकता है, लेकिन इस पॉइंट पे क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है अपने नेबरिंग पॉइंट से ज्यादा है, ठीक है। बट इस केस में हमको देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है अपने नेबरिंग पॉइंट से कम होनी चाहिए। उन केसेस में क्या होता है, उन केसेस के अंदर जो मिनिमम वाली कंडीशन होती है, f इज इक्वल टू डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू 0, और क्या होता है d2u बाय डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव।
ये जो कंडीशन है ये आप अभी सिर्फ याद रखेंगे, क्योंकि आपके 12th में चैप्टर्स आएंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसके अंदर आप पढ़ेंगे कि ये क्यों होता है, मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो मिनिमा की कंडीशन ये होती है, बट कभी कभार एक्चुअली में ये डिपेंड करेगा कि जो हमने आसपास के नेबरिंग पॉइंट्स वाली जो एफ की वैल्यू ली है, ठीक है, एफ नेट जो हमने ली है, अगर हम इधर देखें तो एफ नेट जो है उसकी वजह उसके भी डिपेंड करेगा कि हमने उसकी डायरेक्शन क्या निकाली है। ठीक है, एफ नेट कभी कभार हम पॉजिटिव ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। सो हम आगे मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि एफ नेट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। कभी कभार क्या होता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस के अंदर अगर हम एफ नेट की डायरेक्शन कुछ और ले लेते हैं तो यहां पर ये नेगेटिव भी आ जाता है। ठीक है, dTu/dr², बट इन जनरल केसेस ये पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, एज अ रूल आप इसको पॉजिटिव ही याद करेंगे, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो मैं आपको आगे एग्जांपल में कराऊंगा। ठीक है, सो dTu/dr² इज इक्वल्स टू पॉजिटिव इन दिस केस एंड dTu/dr² इज नेगेटिव फॉर द मैक्सिमम कंडीशन। ये होती है मैक्सिमम की कंडीशन, यानी पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस के अंदर। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि साथ वाले पॉइंट्स की भी जीरो होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो dTu/dr² इस केस में जीरो होता है। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं जिससे आपके इक्विलिब्रियम पोजीशन वाले जो कंसेप्ट्स हैं उनमें बहुत हेल्प मिलेगी उनको बिल्ड करने के लिए। हमने क्या माना कि एक रॉड थी, लेट अस से एक स्ट्रेट रॉड थी, उसको एक बीच में से हमने बेंड कर दिया सेमी सर्कुलर फॉर्म में, और उस सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो r है। और अब इस रॉड के अंदर हमने एक रिंग डाल दी जिसका मास m है। अब ये जो रॉड है इसको अपनी ओरिजिनल एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर दिया। तो इस केस के अंदर हमको बताना है जो रिंग है वो एट व्हाट थीटा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगी, मतलब किस एंगल पर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगी, वो सारे एंगल बताने हैं, और कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, मतलब स्टेबल होगी या अनस्टेबल होगी या फिर न्यूट्रल होगी। तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। उसके अंदर क्या है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, एक इसका खुद का वेट, और जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो m⍵² r साइन थीटा। अब ये r साइन थीटा कैसे आया, क्योंकि जो आपका इसके अंदर जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेंगे तो सर्कल ये नहीं लेंगे, इनफैक्ट जिस सर्कल में ये रोटेट कर रहा है, मतलब ये जो एक्सिस है ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, तो रिंग का सर्कल क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा। अब इस सर्कल का क्या रेडियस है, हम m⍵² r के अंदर जो r होता है वो इस सर्कल का रेडियस होता है, ना कि बड़े वाले सर्कल का। तो इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, लेट अस से कि एक एंगल थीटा पर है जो रिंग है, तो क्या होगा, ये हमारा कैपिटल R है जो ओरिजिनल वाला था, और ये थीटा। तो ये जो स्मॉल r है ये कितना आया, r साइन थीटा। इसका थोड़ा ध्यान रखें कि आपको कौन सा r लेना है और कैसे कैलकुलेट करना है। अब ये हमने क्या करा, इक्वेशंस बैलेंस कर दी। अब इस एफ नेट को नहीं देखे, मैं अभी आपको समझाऊंगा। इक्वेशंस बैलेंस करी इस डायरेक्शन के अंदर, नॉर्मल रिएक्शन वाली डायरेक्शन के अंदर। तो नॉर्मल रिएक्शन को कौन कौन सी फोर्सेस बैलेंस कर रही होंगी, क्योंकि इसकी इस साइड कोई मूवमेंट नहीं है तो हमको ये कैलकुलेट करना है। तो हमने नॉर्मल रिएक्शन वाली उसके अंदर करा, तो n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, mg का कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन के अंदर mg cos थीटा प्लस m⍵² r साइन थीटा, और इसका कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन के अंदर वो कितना आएगा, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये है 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आया, m⍵² r साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमको एक्चुअली क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चेक करना है, तो हम फोर्स देखेंगे वो कौन सी फोर्स लग रही है जो इसको इधर या इधर मूवमेंट प्रोवाइड करेगी, जिस वजह से ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो वो फोर्स हमने कैलकुलेट करी, एफ नेट निकाली, मतलब कौन सी फोर्स लग रही है, विच इज mg का कॉम्पोनेंट एक तो mg साइन थीटा माइनस m⍵² r साइन थीटा, और इसका इस डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट विच इज m⍵² r साइन थीटा cos थीटा। इसकी हमने नेट निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, df/d थीटा निकालते हैं, जिससे कि हमको पता चलेगा कि कौन सी इक्विलिब्रियम है, मतलब स्टेबल है या न्यूट्रल है। तो हमको ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, df/d थीटा निकालते हैं। df/d थीटा करा तो क्या आया, इसका डिफरेंशिएशन जो आपने करा होगा मैथ्स के अंदर या फिर बेसिक जो मैंने आपको बताए थे, mg cos थीटा
mg cos थीटा, बाकी टर्म एज इट इज, प्लस अब ये एज इट इज और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन विच विल बी mg sin थीटा, और cos थीटा का कितना आएगा माइनस sin थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा विच इज sin स्क्वायर थीटा, और ये टर्म ऐसे कैसे ओमेगा स्क्वायर r अपॉन g, और g से g कैंसिल हो जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसके आगे का पार्ट बताऊंगा। अब हम यहां देखते हैं कि एफ नेट की जो आपने वैल्यू कैलकुलेट करी वो कितनी आई थी पिछली वाली स्लाइड से, mg sin थीटा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा अपॉन g, और ऐसे ही df बाय डी थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब हमने क्या करा था एक्चुअली में, f जो लिया था हमने नीचे की तरफ लिया था, ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर लिया था, और थीटा क्या है कि यहां से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो df बाय डी थीटा का इंप्लीकेशन क्या होता है, लेट अस से कि अगर हम df बाय डी थीटा निकाला हमने, ये आया लेस देन 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, मतलब अगर हम डिनोमिनेटर को बढ़ाते हैं तो उससे क्या हो रहा है, जो df है ये कम हो रहा है, जितनी इसकी f की वैल्यू थी उससे कम हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो हमारा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम वगैरह क्या होता है कि एक ही मीन पोजीशन के अबाउट रोटेट करता है, मतलब ये जो अगर ये पोजीशन है तो इसको अगर हम थोड़ा सा ऊपर खिसकाएंगे लेकिन इसकी टेंडेंसी होगी कि वापस आ जाए। लेकिन इस केस के अंदर क्या हो रहा है, अगर हम थीटा को बढ़ा रहे हैं तो एफ फोर्स जो है वो कम हो रही है, उससे क्या हो रहा है, जो इस रिंग के ऊपर रीस्टोरिंग है वो कम लग रही है। अब व्हाट डू यू मीन बाय रीस्टोरिंग फोर्स, ये वो वाली फोर्स होती है जो इसको अपनी पोजीशन पे वापस लाती है। लेकिन क्या हो रहा है, जब ये अपनी पोजीशन से थोड़ा हट रहा है तो F और कम हो रही है, इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स कम हो रही है, इसका मतलब इस रिंग की टेंडेंसी होगी, इसके वापस आने की टेंडेंसी कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इस केस के अंदर अगर हमने ये लिया तो इस केस के अंदर ये अनस्टेबल है। ठीक है, तो कोई भी केस आपके पास आए, आप थोड़ा इसको एनालिटिकली सोचें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज को अच्छे से सोचें कि डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो f के साथ क्या होगा, लेस देन 0 का मतलब है कि f कम हो रहा है। अगर इसको बढ़ा रहे हैं, ये लेस देन 0 है ये टर्म, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम थीटा बढ़ाएं तो f को कम होना पड़ेगा, तभी ये लेस देन 0 आएगा। ठीक है, तो अब हम अपने केसेस पे चलते हैं। अब इक्विलिब्रियम कब आता है, इक्विलिब्रियम तब आता है जब f इज इक्वल्स टू 0 होता है। अब f इस इक्वेशन से कब कब 0 हो सकता है, ठीक है, या तो साइन थीटा 0 हो जाए, अगर साइन थीटा 0 हो गए तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, या फिर ये जो अंदर वाली टर्म है ये पूरी 0 हो जाए। अब साइन थीटा कब 0 होता है, जब थीटा 0 होता है, ये तो हो गया तब। और अंदर वाली टर्म कब 0 होगी, जब 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा अपॉन g आएगा। तो इससे क्या आएगा, cos थीटा इक्वल्स टू g उधर चला जाएगा, g अपॉन ओमेगा स्क्वायर r। तो सिर्फ इन ये दो थीटा की वैल्यूज होंगी जिन पर इक्विलिब्रियम आ सकता है। अब इन दोनों वैल्यूज पे क्या क्या इक्विलिब्रियम आएगा, इसके लिए हम देखते हैं। अब हमको जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर हमको ओमेगा, आर और जी की वैल्यूज नहीं दी हुई, हमको सिर्फ इन्हीं के अंदर कंसिडर करके बताना है। तो हम क्या करते हैं, हमको क्योंकि नहीं पता कि क्या बड़ा है और क्या छोटा है, तो हम केसेस बना लेते हैं जिसके अंदर होगा कि ओमेगा स्क्वायर आर जो है दैट इज ग्रेटर देन जी, या फिर ओमेगा स्क्वायर आर इट इज लेस देन जी, या फिर ये इक्वल टू जी है। तो सबसे पहले फर्स्ट केस देखते हैं। तो इस केस के अंदर क्या होगा, जब ये टर्म है तो इस थीटा पर एट थीटा इज इक्वल टू 0 df बाय डी थीटा की क्या वैल्यू होगी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे डालेंगे थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये वाली टर्म जो हुई ये 0 हो गई, बची ये वाली टर्म, इसके अंदर थीटा इज इक्वल टू 0 डाला तो cos 0 1 होता है, तो mg इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर r अपॉन g, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आया df बाय डी थीटा का। तो उससे हमको क्या पता चला कि ओमेगा स्क्वायर आर इज ग्रेटर देन जी है, इसका मतलब ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, दिस टर्म इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब ये जो पूरी टर्म हुई जो अंदर थी ये नेगेटिव हो गई। तो हम केस 1 देखते हैं। केस 1 के अंदर क्या है कि ये माना हमने ओमेगा स्क्वायर आर इज ग्रेटर देन जी। तो अब हम ये जो है केस एनालाइज कर रहे हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 पर क्या होगा जब ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन जी है। तो उसके अंदर क्या होगा, df बाय डी थीटा देखेंगे एट थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो इसके अंदर थीटा इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई, ठीक है। जब ये वाली टर्म 0 हो गई तो उसके बाद क्या होगा कि cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 होगा। अब जब ये इक्वल टू 1 हो गया तो क्या बचा, mg इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर r अपॉन जी। अब ओमेगा स्क्वायर r इज ग्रेटर देन g है तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 1 होगा और ये नेगेटिव की टर्म है। इसका मतलब ये जो पूरी टर्म आई df बाय डी थीटा दिस इज लेस देन 0। ये लेस देन 1 हो गई ना, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है तो ये लेस देन 0 हो गई, लेस देन 1 हो गई। तो df बाय डी थीटा आई हमारी लेस देन 0। इसका मतलब क्या आया, जो मैंने अभी आपको समझाया था, df ये जो इस केस के अंदर यहाँ पे अगर ओमेगा स्क्वायर r इज ग्रेटर देन 0 है एट थीटा इज इक्वल्स टू 0 पे ये अनस्टेबल होगा। अब देखते हैं एट cos थीटा इज इक्वल्स टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर r। अब एट g cos थीटा इक्वल टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर r पे क्या होगा कि ये जो वाली जो टर्म है ये टर्म हो जाएगी 0, क्योंकि cos थीटा को हम डालेंगे g अपॉन ओमेगा स्क्वायर r तो ये टर्म हो गई 0। अब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू आई, मतलब साइन थीटा की कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी और तो df बाय डी थीटा हमारा क्या आया, दैट इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये क्या है, स्टेबल, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने केस 2 पे, जब ओमेगा स्क्वायर r इज लेस देन g। तो उस केस के अंदर क्या होगा, एट थीटा इज इक्वल्स टू 0, वही सेम चीज यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, ये टर्म 0 हो गई, यहाँ पे 1 आया, ये 1 हुआ। ओमेगा स्क्वायर r इज लेस देन g, इसका मतलब ये टर्म जो है ये हो गई लेस देन 1। दिस टर्म इज लेस देन 1। इसका मतलब ये जो पूरी टर्म हुई ये आ गई पॉजिटिव, तो df बाय थीटा इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब जो बी पार्ट होता है, जब cos थीटा इज इक्वल्स टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर r है तो ये इस केस के लिए f इज इक्वल्स टू 0 होगा ही नहीं, क्योंकि जब ओमेगा स्क्वायर r इज लेस देन g है तो इसका मतलब क्या हुआ कि cos थीटा जो है इसकी वैल्यू कितनी आई, ग्रेटर देन 1, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब इस वैल्यू पर, या मतलब ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जब f इज इक्वल्स टू 0 होगा। यानी केस 2 के अंदर जब ओमेगा स्क्वायर r इज लेस देन g है तब f 0 सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो। अब हम चलते हैं अपने थर्ड केस पे, जब ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल्स टू g है। इसके अंदर देखते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 0 क्या होगा। थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, ये टर्म थीटा इज इक्वल्स टू 0 पे 1 और ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल्स टू g है तो ये टर्म भी 0 हो गई। इसका मतलब df बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या आया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और अब हम अगर यहाँ पे देखें cos थीटा इज इक्वल्स टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर r है तो हमने ऊपर क्या एज्यूम करा था, ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल्स टू g। इसका मतलब cos थीटा इक्वल्स टू 1, इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो ये पहले वाला केस जैसा ही आ गया। तो आप देख सकते हैं, बस आपको यहाँ पे क्या एनालाइज करना है कि df बाय डी थीटा करेंगे जब आप, तो उस केस में आपका अनस्टेबल होगा, मतलब लेस देन 0 है तो उस केस के अंदर आपका ये अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा। बाकी केसेस एनालाइज करना बहुत आसान है। जनरली जो आपको क्वेश्चन दिया होगा उसके अंदर ओमेगा स्क्वायर r और g की वैल्यूज गिवन होंगी, तो आपको इन तीनों केसेस को एनालाइज नहीं करना पड़ेगा। आप अपने आप ही देख सकते हैं, या तो ये होगा कि ये वैल्यूज इसके इक्वल होंगी तो आप सीधा केस थर्ड डिस्कस करेंगे, या फिर क्वेश्चन के अंदर केस 2 होगा या केस 1 होगा। आपको तीनों केसेस एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब करे थे स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, इनको एनर्जी की टर्म्स में आपको डिस्क्राइब करता हूं, या जो आप प्रॉब्लम्स करेंगे उनको कैसे प्रोसीड करना है, उन प्रॉब्लम्स के अंदर इन चीजों को कैसे प्रोसीड करना है। तो हमने क्या करा, एक ग्राफ बनाया, जैसे ये कोई भी एक एनर्जी ग्राफ है, U जो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, दिस पोटेंशियल एनर्जी, इसका कोई ग्राफ है, ठीक है, और इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं, और ये जो ग्राफ है ये r के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। तो आपको जैसे पता है कि f इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर होता है। ये कैसे आया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि f डॉट r इज इक्वल्स टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये मैंने आपको बताया था। ये जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए होती हैं,
कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस के लिए डॉट आर इज इक्वल्स टू माइनस द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इसको स्मॉल एलिमेंट के लिए देखें तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाय डी आर। ठीक है, तो ये आया आपका यहां से। तो अब हम जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे U के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो क्या होता है कि इस फॉर्मूले को यूज करके जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं F का, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ये मतलब इसके अंदर क्या होगा कि जब du बाय डी आर, मतलब जब ये मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाएगा अपना U, उस टाइम पे क्या होगा, F की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है, और ऐसे ही अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचेगा। मतलब अपने जब भी एक्सट्रीम्स पे होता है तो इसकी वैल्यू, F की वैल्यू 0 हो जाती है। जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं अपने एक्सट्रीम्स पे, या मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ेंगे कि जब भी एक्सट्रीम्स पे इसको डिफरेंशिएट करा जाता है U को, तो वो 0, F की वैल्यू आपकी 0 आएगी और कॉरेस्पॉन्डिंग आपका कर्व मिलता है। तो अगर मेरे को आपको बताना है कि स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, तो क्या होता है कि जब भी कोई एक पार्टिकल है, कोई भी रिंग है, जैसे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है जब वो मैक्सिमम होती है, उस केस में वो अनस्टेबल होता है। जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई होगी या मैक्सिमम होगी, उस केस में वो अपनी अनस्टेबल पोजीशन पे होगा। बट जब वो अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट पर होगा, जैसे C पॉइंट पे उसकी मिनिमम एनर्जी है, तो उस केस के अंदर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा। और न्यूट्रल कब होगा, जैसे A पॉइंट है, A पॉइंट में क्या है कि कोई भी चेंज नहीं आ रहा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जितनी थी उतनी ही है, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि ये होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम लेकिन आता तब है जब F इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो जैसे A B C D हमारे जो पॉइंट्स हैं, इन तीनों केसेस के अंदर, इन चारों केसेस के अंदर F 0 है, बट U जो है वो 0 नहीं है, वो कुछ है उसकी वैल्यू, और उसकी कौन सी वैल्यू है ये डिटरमिन करके पता चलता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे dF बाय dr अगर हम निकालते हैं तो इससे हमको पता चल जाता है। इससे क्या पता चलता है, dF बाय dr से हमारा क्या आता है, जो कर्व होता है उसकी स्लोप आती है। जैसे A है, A पॉइंट पे dF बाय dr की वैल्यू क्या होगी, ये 0 होगी, और A पर क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो इसलिए जब भी हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो dF बाय dr जब भी 0 आएगा तो हम उसको कॉरेस्पॉन्डिंग लिख देते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ऐसी अगर B पॉइंट पे देखें तो dF बाय dr जो है इट विल कम आउट टू बी ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि जो dF बाय dr स्लोप देता है, तो यहां पर B पॉइंट पे इसकी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अगर C पॉइंट पे dF बाय dr देखें तो जो इसकी स्लोप है वो नेगेटिव है, नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि ग्राफ ऐसे जा रहा है और ये नीचे की तरफ है, तो ये स्लोप जो है वो नेगेटिव है। इट मींस इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेगेटिव के टर्म्स के अंदर ये तो हो गया आपका अनस्टेबल, और अगर लेस देन 0 है तो ये आया स्टेबल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली डी के अंदर आप देखें तो बिल्कुल सिमिलर B वाला केस है, तो उस केस के अंदर आपका है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।